नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर, जिस पे हम लोग एस्टेट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं और एस्टेट कंप्यूटर साइंस से एस्टेट कंप्यूटर साइंस की जो तैयारी है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम इस चैनल पे कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एस्टेट कंप्यूटर साइंस से जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो उसी क्रम में ये पहला वीडियो है। तो पहला वीडियो आज हम लोग डीबीएमएस पे बात करेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इससे पहले मैं एक दो बातें बता देना चाहता हूँ आपको। जैसा कि अभी तक पता है, बिहार बोर्ड ने कोई सिलेबस नहीं जारी किया है। तो सिलेबस नहीं जारी करने की वजह से अभी तक जो छात्र हैं उनमें काफ़ी सारे सस्पिशंस हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें। ठीक है, क्योंकि जैसा एस्टेट प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके मद्देनज़र काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं किस लेवल का पूछेगा, क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का हो सकता है एक लेवल दे दे, तो लेवल में किस लेवल का रहेगा, तो क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो इन सब बातों पे मेरा ये मानना है कि इन सब बातों को हम बात के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि बोर्ड ने कहा है कि 25 इसी जो 25 तारीख आने वाला है, 25 तारीख को सिलेबस और ये जो एडमिट कार्ड है हो सकता है जारी हो जाए। तो उसके साथ हो सकता है कि सिलेबस भी जारी हो, तो तब तक का वेट कर लेते हैं। लेकिन इस समय को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो हम सोचते हैं कि इस समय को यूटिलाइज़ किया जाए और धीरे धीरे अपनी जो पढ़ाई है, जो अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको एक एक्शन मोड में ला दिया जाए, एग्ज़ाम मोड में ला दिया जाए, जैसे कि हमारी तैयारी भी शुरू हो जाए और हम थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ते रहें। ठीक है, तो उसी क्रम में आज मेरा पहला वीडियो है। तो इन सब बातों को मैं यहीं पे बंद करता हूँ और फिर आगे शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो में। जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करेंगे हम लोग, कुछ टॉपिक्स को मैंने सेलेक्ट किया है जो मेरे हिसाब से लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है और सफिशियंट है एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड का, बिहार बोर्ड का जो लेवल है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जहाँ तक हो सकता है इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं और उसके बाद जो बैंक हैं और भी कंप्यूटर रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके भी मैंने क्वेश्चन उठाए। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जो और आरडीबीएमएस से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैंने कलेक्ट किया है, उसको मैंने पढ़ा है, समझा है। उसी के बिहार में मैंने ये वीडियो लेके आया है। तो शुरू करते हैं डीबीएमएस। इसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे। पहला जो होगा टॉपिक हमारा डाटाबेस क्या होता है और उससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो, फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड टॉपिक होगा आरडीबीएमएस, फिर उसके बाद कीज़। इसमें प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और सारी कीज़ जो होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, बीसीएनएफ। ये 4 अगर एनएफ नॉर्मल फॉर्म अगर क्लियर हो गया माइंड में, इसको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, तो मैं मानना है कि 4 तो 5 नहीं देगा। तो इन्हीं चारों में से क्वेश्चन आने चाहिए। वैसे फोर्थ और फिफ्थ को भी हम लोग एक एक लाइन में देख लेंगे, उसका एक टर्म होता है, उस टर्म को पकड़ लेंगे तो बस उतना काफ़ी है, सफिशियंट है। उसके बाद फिर एसक्यूएल है, एसक्यूएल का डाटा टाइप, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। पिछले जो एस्टेट एग्जाम हुआ तो उसमें आया भी था। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और एक और होता है टीसीएल। ठीक है, तो इस टीसीएल को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद एसक्यूएल क्वेरीज हैं। ठीक है, उसके बाद जो 7 टॉपिक हमारा होगा ज्वाइन होगा इक्वी ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, आउटर में लेफ्ट राइट फुल ज्वाइन। ज्वाइन होता है, 2 टेबल्स होते हैं, उसमें एक उनका क्रॉस होता है, क्रॉस प्लस उसमें जो होता है लॉजिक लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जब ज्वाइन की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस इज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा, पर्पज इज सेम कलेक्शन ऑफ डाटा कैन बी सर्व इन मैनी एप्लीकेशंस। देखिए, डाटाबेस क्या है, डाटाबेस एक डाटा का कलेक्शन है, बट ऐसा ही नहीं है, इन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है। ठीक है, इसका पर्पस यही होता है कि डाटा को कई सारे एप्लीकेशंस में यूजर द्वारा जहाँ यूज़ हो उसमें हम लोग उसको यूज़ कर सकें, उसका एक्सेस कर सकें, यह डाटाबेस होता है। डाटाबेस, इसमें हम लोग एक वर्ड होता है ऑर्गेनाइज्ड डाटा कलेक्शन। 3 टर्म हम लोग याद रखेंगे डाटाबेस में।
इतना सफिशिएंट है। उसके बाद फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है? ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स यूजर टू डिफाइन, क्रिएट एंड मेंटेन द डाटाबेस। डाटाबेस हमारा क्या है? ऑर्गेनाइज डाटा हो गया। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि डाटाबेस ऐसे रखा रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, तो उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको स्टोर करना है, नए नए जो डाटा आएंगे उसको स्टोर करना है। फिर जो उसमें डाटा होंगे, जो रिलेवेंट डाटा होंगे, जिसको यूजर को चाहिए होगा, जिस यूजर को जैसा चाहिए होगा डाटा, उसमें से हम लोग एक्सेस करेंगे, उसको देंगे, ठीक है। तो ये क्या, कौन मैनेज करेगा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम है, ये कोडिंग की हुई है, उसमें एक प्रोग्रामिंग की हुई है सॉफ्टवेयर में। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको वो करता है, मैनेजमेंट करता है। जैसा कि माई एसक्यूएल, ओरेकल, इंग्रेस, एमएस एक्सेस, एटीसी, इस तरह के जो हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट डीबीएमएस है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट क्या है? थर्ड कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस क्या है? 5 मेजर कंपोनेंट्स है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और प्रोसीजर्स। उसके बाद डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज है। देखो इसमें क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या होगा? डीबीएमएस में हार्डवेयर चाहिए होगा, क्योंकि एक हार्डवेयर में ही डाटा स्टोर होगा, ठीक है। तो वो हार्ड ड्राइव हो सकता है, डिस्क स्टोरेज हो सकता है। दूसरा क्या होगा? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स एंड कंट्रोल्स इंसर्शन होता है। ये प्रोग्राम्स होगा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंट्रोल क्या करेगा? इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन को। थर्ड क्या है? डाटा। डाटा इज द की ऑफ डीबीएमएस। डाटा ही डीबीएमएस का एक की पॉइंट है। डीबीएमएस का मतलब डाटा, ठीक है। डीबीएमएस तभी है जब डाटा है, ठीक है। तो हो गया मेटा डाटा, इसमें एक टर्म आता है। मेटा डाटा क्या है? डाटा अबाउट डाटा। जैसे कि इसमें दिया हुआ, इफ़ आई स्टोर माई नेम इन डाटाबेस, इट विल स्टोर द it will store the column of name that is previously stored and all information about name data like address, size, dependency, etc या metadata। मतलब हमने नेम, एक नेम नाम का एट्रीब्यूट बना रहेगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट क्या होता है। एक्चुअली का कॉलम होता है। तो जो एट्रीब्यूट होगा, उस एट्रीब्यूट, नेम नाम का एट्रीब्यूट पहले ही टेबल में बना होगा, ठीक है। उस टेबल में जब नेम हम एंटर करेंगे अपना, जैसे हमारा नाम हरिओम है, ठीक है, तो हरिओम उसमें ऐड करते हैं, तो वो क्या करेगा? उसमें जो नेम नाम का एट्रीब्यूट बना होगा उसमें उसको स्टोर करेगा। तो ये क्या हो गया? तो डाटा स्टोरेज हो गया। लेकिन वो डाटा किस एड्रेस पे स्टोर हो जाए, उसकी साइज़ क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रहा है, किसी पे डिपेंडेंट है डाटा, किससे रिलेटेड है, ठीक है, किस टाइप का है, तो ये सारी चीज़ें मेटा डाटा हो गई। तो डाटा अबाउट डाटा, डाटा का डाटा, ठीक है, उसको मेटा डाटा बोलेंगे। प्रोसीजर्स क्या है? प्रोसीजर्स रिफर्स टू सेटअप एंड इंस्टॉल अ डीबीएमएस टू लॉग इन, लॉग आउट। प्रोसीजर मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लॉग इन करने का और उसको इंस्टॉल करने का, ये सारी चीज़ें होंगी, प्रोसीजर हो गया। डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज क्या होगा? डीएएल। डीएएल क्या है? जिसे हम डाटाबेस जो डीबीएमएस में होगा, जो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का जो ऑप्शंस होंगे, ये किसी कोडिंग के थ्रू, किसी मतलब एक प्रोसेस के थ्रू, एक लैंग्वेज के थ्रू करेंगे, उसी को ही डीएएल, डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसमें एक हमने एक फिगर भी बना दिया है, इस फिगर में क्लियर हो जाएगा आपको। ये यूज़र है, डाटा है, यहाँ से प्रोसीजर्स है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में स्टोर हो रहा है, सॉफ्टवेयर है पूरा उसको, ठीक है। फिर डाटाबेस आर्किटेक्चर। देखिए डाटाबेस आर्किटेक्चर, अब डाटाबेस का आर्किटेक्चर कैसा है? फर्स्ट ईयर डीबीएमएस, 2 टीयर डीबीएमएस, 3 टीयर डीबीएमएस। फर्स्ट ईयर डीबीएमएस क्या है? दिस इज when the database is directly available to the user for using it to store data। जब डाटा और यूज़र के बीच में कोई नहीं होता, डाटा को यूज़र डायरेक्ट मतलब उसको फेच करता है, उसको यूज़ करता है, वो फर्स्ट ईयर हो गया। ये बेसिकली होता है, इसमें हमने लिखा नहीं है, ये बेसिकली जो होता है, जो प्रोग्रामर होता है, जब वो कोडिंग कर रहा होता है, ठीक है, जब वो प्रोग्राम्स बना रहा होता है, सॉफ्टवेयर बना रहा होता है किसी भी कंपनी के लिए चाहे कहीं भी, तो वो क्या करता है, जब उसको डाटा चाहिए होता है तो डाटाबेस उसमें ये 1 टीयर फर्स्ट ईयर का यूज़ करता है, क्योंकि उसे कोई जीयूआई अगर नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली डाटा को एक्सेस करता है, तो ये फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है। सेकंड ईयर में क्या होगा? डीबीएमएस होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन लेयर और यूज़र और क्लाइंट होगा। ये क्या करेगा? बीच में एक एप्लीकेशन लेयर आ गया, वो क्या करेगा? उसको कंट्रोल करेगा, एप्लीकेशन के थ्रू वो उसको डाटा को मतलब रिक्वेस्ट करेगा, फिर वहाँ से वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये 2 टीयर हो गया। फिर थर्ड ईयर में क्या करेगा? एक एप्लीकेशन लेयर था ही, एक जीयूआई प्रेजेंटेशन लेयर आ गया, ठीक है। अब क्या करेगा? अब जो डाटा को प्रेजेंट करेगा, अब एक चीज़ें होंगी, जैसे अब यूज़र ने क्या किया, क्वेरी लिखा, एप्लीकेशन सर्वर के एप्लीकेशन लेयर के थ्रू वो डीबीएमएस में गया, डीबीएमएस वहाँ देखा वो क्या उसकी डिमांड है, डिमांड के थ्रू पे एप्लीकेशन फिर जीयूआई में आया, तो वो एक प्रॉपर वे में आता है, ठीक है।
प्रॉपर वे में यूज़र के सामने आएगा, जिससे कि उसको आसानी होगी समझने में और क्वेरी लिखने में भी। तो ये 3 टियर DBMS हो गया। ये बेसिकली आता है माई एसक्यूएल में, जो हम लोग PHP माई एडमिन यूज़ करते हैं, उसमें ये GUI लेयर ऐड है, ठीक है। और फोर्थ, डाटाबेस मॉडल्स क्या है। फोर्थ टॉपिक क्या क्या है, डाटाबेस मॉडल्स। हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ठीक है। हायरार्किकल मॉडल क्या है, इन दिस मॉडल अ चाइल्ड नोड विल ओनली हैव अ सिंगल पेरेंट। इसमें क्या है, पेरेंट चाइल्ड का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो चाइल्ड होंगे उनका एक ही, सिर्फ और सिर्फ ओनली केवल एक पेरेंट नोड होगा। ये इसका इंपॉर्टेंट है, ये एक मतलब ये पॉइंट है। सिंगल पेरेंट नोड होगा, डबल नहीं होगा। इसका कॉलेज है, फिर इसका डिपार्टमेंट से 3 निकला हुआ है, फिर कोर्स से 2 निकला हुआ है, ठीक है। ऐसे हो गया, पेरेंट सिंगल पेरेंट चाइल्ड होगा। नेटवर्क मॉडल क्या होगा, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ हायरार्किकल मॉडल। ये हायरार्किकल मॉडल का मतलब विस्तृत रूप है थोड़ा सा। पहले हायरार्किकल था, फिर उसके बाद नेटवर्क मॉडल आया। दिस मॉडल अलाउड टू हैव मोर देन 1 पेरेंट। उसमें सिर्फ 1 पेरेंट था, इसमें मोर देन 1 पेरेंट हो सकता है। इसमें मेनू टू मेनी डाटा रिलेशनशिप है। देखो यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है, ये B1 B2 C1 C2 C3। यहाँ पे जो C2 चाइल्ड है उसके 2 पेरेंट्स हैं, B1 और B2 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनू टू मेनी हो गया, यहाँ मेनू टू मेनी हो गया, ठीक है। ये चारों में ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेटवर्क में ये करना है, नेटवर्क बना रहेगा। क्या है, नेटवर्क, 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 एक नहीं कई नेटवर्क होंगे, मतलब एक चाइल्ड के कई सारे पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और वो क्या था, हायरार्किकल में हायरार्किकल था। हायरार्किकल एक हायरार्की में आएगा, हायरार्की में एक के बाद एक के बाद एक ऐसे आएगा, पेरेंट और चाइल्ड ऐसे बना जाएगा। फिर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। दैट दिस डाटाबेस वर्क्स ऑन एंटिटी एंड इट्स एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप। ये क्या है, ये एक एंटिटी होगा, इसको एंटिटी बोलेंगे। और इसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, स्टूडेंट, उसके क्या क्या चीज़ें हो सकती है, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, एज हो सकता है, आईडी हो सकता है। तो ये एंटिटी के साथ उसके रिलेशनशिप हो सकते हैं एट्रीब्यूट के, ठीक है। एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसके रिलेशन शो करेगा। स्टूडेंट से ये नेम, एड्रेस, एज, आईडी सब ये क्या है, इससे रिलेटेड है। तो ये ईयर मॉडल हो गया, ठीक है। अब ईयर मॉडल में जो हमने ये बनाया है, डायग्राम बनाया है, इसमें जो मैंने ओवल शेप और ये जो मैंने बनाया है रेक्टेंगल, तो इसी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, क्या क्या चीज़ें कहती हैं, इसका एक प्रॉपर वे बना हुआ है। डायग्राम लिस्ट है, इसमें जो कोई रेक्टेंगल को एंटिटी बोलता है, डायमंड शेप को रिलेशनशिप बोलते हैं, ओवल शेप को इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। इलिप्टिकल को एट्रीब्यूट बोलते हैं। उसके बाद फिर ये है वीक एंटिटी, तो ये सब उतना मस्ट नहीं है। ये तीनों मस्ट आने चाहिए, तीनों आने चाहिए। वैसे एक बार देख लेगा आदमी तो आ जाता है, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनल मॉडल आ गया, इंट्रोड्यूस्ड बाय EF कॉड। ये इंपॉर्टेंट है, देखो रिलेशनल मॉडल आ सकता है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में पहले पूछ भी चुका है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे हम लोग इतनी बार इसको प्रैक्टिस में कराएंगे कि ये याद हो जाएगा अपने में। रिलेशनल मॉडल ये क्या है, डाटाबेस मॉडल का ये लास्ट मॉडल है, ठीक है। रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय EF कॉड इन 1970। 1970 में EF कॉड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड सिंस देन इट हैज़ बीन द मोस्ट वाइडली यूज्ड डाटाबेस मॉडल। इन फैक्ट वी कैन से द ओनली डाटाबेस मॉडल यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। अभी तक जो विश्व में सबसे ज़्यादा, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो डाटाबेस यूज होता है वो रिलेशनल मॉडल यूज़ होता है। क्यों, इसके इतने फ़ायदे हैं, आसानी से सारी चीज़ों को, सारे डाटा को ऑर्गेनाइज कर देता है, सारे डाटा को ऑर्गेनाइज कर देता है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी डाटा को रिडंडेंट नहीं होने देता है, ठीक है। डाटा ही ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डायमेंशनल टेबल एंड द रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड कॉमन फील्ड, स्ट्रॉन्ग एंड कॉमन फील्ड, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें हो गई। देखिए टेबल है, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, स्टूडेंट आईडी, नेम और टीचर। यहाँ पे 2 कॉलम जो 2 एट्रीब्यूट है हमारे सेम है, टीचर है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी से, सब्जेक्ट आईडी, नेम और टीचर। तो यहाँ स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी से यहाँ से मार्क हमने कर लिया। तो अगर हमें इसमें से कोई एक चीज़ अगर पता हो तो हम लोग सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। स्टूडेंट आईडी से हम टीचर भी निकाल सकते हैं और सब्जेक्ट नेम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए रिलेशनल मॉडल हो गया। तो आज हमने ये डाटाबेस कंप्लीट हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिलेशनल डाटाबेस कीज और नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।
और जो भी अगर आपकी और भी नीड्स होंगी जो आपको समझ में नहीं आओगे जिस टॉपिक को, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट टॉपिक में उसको अच्छे से और भी कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।